हेलो हेलो। अब फिर से डालेंगे मैं रील। तुम लोग यार फॉलो वालो तो करवा नहीं रहे हो। मेरे फॉलोअर 1,000 से ऊपर ही नहीं हो पा रहे हैं। क्या? हाँ, आई एम मास्टर एडीवी, यस। हाँ। हम्म, पता है, देखते रहते हैं। फॉलो नहीं करते। फॉलो करो यार। और मुझे ये समझ नहीं आता कि किसको मेरी बातें खराब लग रही हैं। मैं किसको गालियां दे रहा हूँ वहां पे? ना मैं किसी को गाली दे रहा, ना मैं किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। फिर भी रोज 2-4 फॉलोअर कम हो जाते हैं। नहीं, इतनी ही रहेगी आवाज तो, क्योंकि फिर उसमें नहीं जाएगा ना मामला। करेंगे अभी एक एक दो दो दिन में अपन इसको सही कर लेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि रोज 1-2 फॉलोअर जो है चले जाते हैं। पता नहीं क्यों चले जाते हैं, कौन सी किसको बात मेरी खराब लग रही है। 975 से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे, फिर 964 हो गए। देखे भाई, बैठ जाओ बेटा, है पढ़ा रहे हैं अपन। आवाज वावाज मत करना है, ठीक है। ऑनलाइन चला रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ती है। तो उसका गलत फायदा मत उठाना, ठीक। हाँ, तुम लोग गलत फायदा उठाते हो। हाँ, टेबल एबल खसका लो, जिसको जिसको खिसकाना है सब कुछ कर लो आराम से, ठीक है। देखे भाई। हे मेरे प्रभु श्री राम, आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। नहीं दिख रहा? तुम्हें दिख ही नहीं रहा? अरे, आप दिख रहा है क्या? रुक जाओ, तुम्हें अभी दिखेगा, एक मिनट रुको बस। तुम यार ये तो ऑनलाइन ऑनलाइन चालू कर देते हैं, तभी तुम्हारी नौटंकियां ज्यादा होने लगती हैं, मुझे लगता है ऐसा। आप दिख रहा है क्या? आप दिख रहा है? आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें हमने कल मैसूर पढ़ लिया था। टीपू सुल्तान हैदर अली, आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69। दूसरा 80 से 84। तीसरा 90 से 92। चौथा 1799। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहते हैं, बेले अली को बंगाल का शेर कहते हैं। पहला पहला जो मैसूर युद्ध है वो कौन सी संधि पे? मद्रास। दूसरा कौन सी? मंगलौर। और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। क्लियर? टीपू सुल्तान रॉकेट का प्रयोग, ये 2-3 बातें, 4 बातें बस इस तरह से अपन को याद करनी है, ठीक है। उससे पहले हमने मराठा पढ़े थे, ठीक। छत्रपति शिवाजी महाराज संस्थापक हैं। उसके बाद संभाजी महाराज जी आए, फिर कौन आया? राजा राम आया। फिर शिवाजी द्वितीय मतलब ताराबाई, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज। फिर उसके बाद पेशवाओं का शासन स्टार्ट हो गया। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ है, दूसरा बाजीराव प्रथम है, तीसरा बालाजी बाजीराव है, ठीक। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद माधव नारायण द्वितीय, जिसको 12 भाई की टीम, माजी सिंधिया, नाना फडणवीस। और उसके बाद बाजीराव सेकंड, जो कि एक अकुशल और एक अयोग्य प्रकार का आदमी था। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। आंग्ल मराठा युद्ध पढ़े थे अपन ने 3, कौन कौन से, कब कब हुए थे आंग्ल मराठा? पहला आंग्ल मराठा 75 से 82। दूसरा 1803 से 5। और तीसरा 17 से लगभग 19। ये आंग्ल मराठा पढ़ लिया अपन ने, आंग्ल मैसूर पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन कर लेना, बार बार रिवीजन कर लेना। युद्ध और उसकी संधियां, मराठा साम्राज्य में जो युद्ध और उसकी जो संधियां हैं, संधि वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। पुरंदर की संधि, सूरत की संधि, सूरत की संधि, बारना की संधि, संगोला की संधि। संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 में। बहुत बढ़िया, पढ़ रहे हैं मतलब है। और पुरंदर की संधि दूसरी बार कब हुई थी? 1776 में। 1776। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, इंपोर्टेंट है, जो देवगांव की संधि हुई थी
देवगांव की संधि कब हुई थी? और सुरजी अर्जन गांव की संधि? सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803। बहुत बढ़िया। राजपुर घाट की संधि? राजपुर घाट 1804। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मंदसौर की संधि? चलो कोई नहीं, ज्यादा मैंने तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर लिया, नहीं करना चाहिए था। लालच बढ़ता जाता है ना जैसे तुम आंसर देते हो तो। देखो भाई, कहानी है बंगाल की। बंगाल की कहानी है। बंगाल एक राज्य। अच्छा ये बताओ पहले कि डायरेक्ट लिखाएं कि कुछ कहानी सुनाएं फिर लिखाएं? कहानी सुना, कहानियों में मजा आता है। कहानी सुना सुना के तो एक आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। तुम कह रहे हो कहानी? उसने ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई हैं कि मैंने 40 साल भीख मांगी, मैंने 35 साल भीख मांगी, कई जगह मैंने 30 साल भीख मांगी, है ना। कहानी सुना रहा है बस वो। अभी कुछ लोगों ने कहा उसको कि भाई सिलेंडर विलेंडर की दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा देख लो भाई साहब। तो कह रहे कोई 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 दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। और कल भाई साहब कह रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि जिस तरह से हमने कोविड को एकजुट होकर के हराया, उस तरह से हमको इस वाली परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ेगा। अब भाई साहब कल से टेंशन में है पूरा देश कि कोविड से हम लड़े, उसी तरह हमको इससे लड़ना पड़ेगा। तो कोविड से कैसे लड़े? लॉकडाउन में दुनिया भर की चीजें हुई, तो क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है क्या? इस तरह से लोग सोच रहे हैं। ठीक है, कहानी कहानी ये बंगाल की शॉर्ट में। अच्छा तुमने मुगल पढ़े हैं? मुगल मैंने डिटेल में पढ़ा है भाई साहब, एकदम, है ना। कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी। बंगाल एक राज्य जो कि समृद्ध राज्य, बहुत पैसे वाला, धनाढ्य, कृषि, व्यापार, सब कुछ। सुन रहे हो? बंगाल, बंगाल अगर मैं कह रहा हूं तो बंगाल का अर्थ है आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल मेनली, और आज के ही जैसे असम एक राज्य है उसका कुछ हिस्सा, मेघालय एक राज्य है उसका कुछ हिस्सा, ऐसे करके एक बड़ा राज्य बंगाल। ठीक है, जो कि समृद्ध राज्य है, जिसके पास पैसा है। पैसा क्यों है? क्योंकि नदियां हैं, एग्रीकल्चर भूमि है, व्यापार है, इसकी वजह से वो समृद्ध राज्य है, धनाढ्य राज्य है। तो ज्यादातर लोगों की जो नजर है वो बंगाल पर रहती थी। ठीक है, हुआ क्या, औरंगजेब, कहानी बदली कहां से है? औरंगजेब के मरने से। औरंगजेब ने एक आदमी को वहां का दीवान बनाया था सन 1700 में, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। ये वहां का दीवान बना साहब। दीवान मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। दो पद होते थे, सूबेदार और दीवान। सूबेदार ज्यादातर कौन बनता था? राजकुमार बनते थे, परिवार से संबंधित लोग बनते थे ज्यादातर। तो जो सूबेदार था बंगाल का उस समय, वो था अजीमुस्सान। अजीमुस्सान, ये सूबेदार। अब ये अजीमुस्सान कौन है? ये अजीमुस्सान कौन है? अजीमुस्सान है औरंगजेब के बेटे का बेटा। मतलब औरंगजेब इसके कौन बन गए? दादाजी। क्लियर है? परिवार से संबंधित है, राज परिवार से है, तो अजीमुस्तान ज्यादा वहां जाता नहीं है, उतना ही है उसका हिसाब किताब। कहता दीवान तू ही संभाल ले काम। तो जो दीवान है उसका जो काम है ना, वो दिन प्रतिदिन उसकी पावर जो है वो बढ़ रही है ना। क्योंकि जब मेन आदमी नहीं है तो सारे काम वही कर रहा है, तो उसकी पावर तो बढ़ेगी बढ़ेगी, कॉमन सेंस। अच्छा, मुर्शिद कुली खां को लेकर के एक बात ये कही गई है कि जो मुर्शिद कुली खां है वो बेसिकली मुसलमान नहीं था। वो जन्म से हिंदू था, ब्राह्मण परिवार से आता था, लेकिन बाद में इन्फ्लुएंस होकर के वो मुसलमान बना, कन्वर्टेड मुसलमान था, ऐसा कई किताबें कहती हैं। हालांकि ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुसलमान था कि नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कहानी सुना रहे हैं तो कहानी में फिर सब कुछ थोड़ा मसाला नहीं हो तब तक मजा नहीं आता है ना। और आजकल का तो सबसे अच्छा, जो सबसे देश में मसाला जो चल रहा है वो धर्म का चल रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा बता दूं तुमको कि वो कन्वर्टेड मुसलमान था। ठीक,
तो ये मुर्शिद कुली खां जो है एक टैलेंटेड आदमी है, दीवान है, इसको अकाउंटेंसी की बहुत नॉलेज है। अकाउंटेंसी मतलब अपना ये जो लेखा जोखा रखने का। तो औरंगजेब ने इसको दीवान बनाया, और दीवान बनाया कब? 1700 में। अच्छा, एक तो ये सेगमेंट हो गया। ठीक। अपन मुर्शिद कुली खां को पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये बंगाल को क्या क्या घोषित कर देगा? ये बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देगा आगे चल के, इसलिए मुर्शिद कुली खां इंपोर्टेंट है। ठीक। अच्छा, मुर्शिद कुली खां से पहले की बात अगर अपन करें, उससे पहले की, तो बंगाल में अंग्रेज पहले से आ चुके हैं, बैठे हुए हैं। और अंग्रेज आए क्यों थे? व्यापार करने, बिजनेस करने। और ये इसमें कोई दोहरा नहीं है, अंग्रेज आए थे केवल बिजनेस करने। वो तो तुम्हारी हरकतें उनने देखी, इनने कही ये तो आपस में लड़ रहे हैं, घेर लो इनको। अंग्रेजों के तुमसे कोई ज्यादा मतलब नहीं था, वो विशुद्ध व्यापारी आदमी थे। वो आए थे विशुद्ध मुनाफा कमाने, कि इनको अपना कपड़ा बेचेंगे, चाय इनसे चाय खरीद लेंगे, मसाला खरीद लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन उनने देखा कि पड़ोसी उसका मुंह फाड़ रहा है, ये उसका मुंह फाड़ रहा है, तो क्यों ना अपन सबके मुंह फाड़ दें। तो उसका फायदा उठाया किसने? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज पहले से ही उस बंगाल में बैठे हुए थे एज आ क्या कह सकते हैं अपन, बिजनेसमैन। और पुर्तगाली उनसे पहले आ चुके थे, तो उनको पता था कि पुर्तगालियों ने जिस तरह से थोड़ा अपना हिसाब किताब जमा लिया है, जगह वगैरह घेर ली है, ऐसे अपन भी घेर लेंगे। अब अंग्रेजों की एक अलग कहानी है, कि अंग्रेजों को की किस्मत भी थोड़ी ठीक रही, मैं बताऊं। अपनी कभी कभी क्या किस्मत भी थोड़ी सी, हाँ, एक तो अपन खुद ही थोड़े से ज्यादा सीधे। अब सीधे मैं कह रहा हूं तो समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूं, कैमरे में मर्यादा रखनी पड़ती है ना। एक तो अपन पहले से बहुत सीधे, फिर ऊपर से अंग्रेजों की किस्मत भी बहुत अच्छी, ऊपर से अपनी किस्मत भी खराब। ठीक है क्या? एक मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब का एक भाई था, शाह सुजा, था कि नहीं? जिसको बंगाल दे रखा था पहले से। मैं थोड़ा सा कहानी में और पीछे लेके जा रहा हूं। ऐसे समझो, बंगाल नाम का एक राज्य, ठीक, औरंगजेब का एक भाई शाह सुजा, जो बंगाल का सूबेदार है। कहां का सूबेदार है? बंगाल का सूबेदार है। शाह सुजा के समय पर होता क्या है, अंग्रेजों को वहां पर एक शाह सुजा के परिवार, कई किताबें कहती हैं कि उसकी बेटी या उससे राज परिवार से जुड़ी कोई महिला बीमार हो जाती है। अंग्रेजों का डॉक्टर पहुंचता है, इलाज कर देता है, तो सही हो जाती है। शाह सुजा खुश, अरे यार बताओ, हमारे वैद्य वगैरह ने काम नहीं किया। और अंग्रेजों की लगा दिया होगा कोई इंजेक्शन हो, तो एलोपैथी कोई दे दी होगी दवाई, पैरासीटामोल टाइप। खुश हो गया, उसने कहा अरे भाई क्या चाहिए? राजा रजवाड़े तो पहले ऐसे ही होते थे कि बताओ क्या चाहिए भैया तेरे को। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए साहब, वो तो हम थोड़ा सा बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा करो कुछ व्यापारिक छूट दे दो। तो खुश हो गया, उसने उनको 1651 में अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की, कुछ पैसा लेकर के वार्षिक मुक्त व्यापार करने की छूट देती, जिसको कहते हैं शाही फरमान। किसने दिया है अंग्रेजों को? शाह। और वो तो मौके की तलाश में घूमते रहते थे, एकदम चतुर चतुर लोग थे। चतुर थे तभी तो कुछ लोग आकर के देश पे इतने सालों तक कब्जा किया, लड़ा गए, और आज तक उनके छोड़े हुए मुद्दों पर अपन आज तक लड़ रहे हैं। हमें पता ही नहीं हम लड़ क्यों रहे हैं। कल भगत सिंह का शहीदी दिवस हमने कल मनाया। भगत सिंह का शोषण अंग्रेजों ने किया। इतिहास का पूरा एक कैरेक्टर है, केवल एक कैरेक्टर पूरे इतिहास का, पूरा केवल एक कैरेक्टर है जिसको लेकर के कोई विवाद नहीं है। ना मुसलमानों को कोई दिक्कत उससे, ना हिंदुओं को कोई दिक्कत, ना सिखों को, ना किसी को, सबको लेकर के कुछ ना कुछ विवाद है। लेकिन वो एकमात्र कैरेक्टर है। किसने चढ़ाया फांसी पे? अंग्रेजों ने। किसने शोषण किया उनका? अंग्रेजों का। तो दुश्मन कौन हो सकता है? अगर हम बुराई करें तो किसकी करेंगे? अंग्रेजों की। लेकिन नहीं, हम तो अपने ही देश के लोगों की बुराई करेंगे। भाई पूरा रायता फैलाया किसने? लड़ाया किसने? अंग्रेजों ने। लोगों को लूटा, धन ले गए कौन? यहां से अंग्रेज।
कहाँ ले गए? अपने देश में। लेकिन लड़ रहे हैं अपन किससे? अपने ही देश के लोगों से कि तू गद्दार है, तूने तू तू है, उसको पकड़ के मार रहे हैं। अंग्रेजों के कभी तुमने एक बार ये सुना कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो रहा है कि यार उनने इतने साल पहले कोहिनूर हीरा ले गए तुम्हारा, शिवाजी महाराज का बगनखा ले गए, अपने लंदन के म्यूजियम में रख रखा है उन हरामखोरों ने, जो भरहूत का जो स्तूप था उस जमाने का, उसका कुछ कटघरा वटघरा का कुछ हिस्सा विस्सा बचा था, उसको उठा के ले गए, सब ले गए। कहां रख दी? इंग्लैंड। टीपू सुल्तान की तलवार ले गए, ठीक है, टीपू सुल्तान राजा अपने यहाँ का क्षेत्र में, उसकी तलवार लेकर के अपने म्यूजियम में रखी, वहां से नीलाम कर दी और हजारों पाउंडों में बेची। हालांकि खरीदने वाला वो अपने यहाँ का वही था, विजय माल्या भगौड़ा, जो बक गया। लेकिन तुम तो लूट के गए ना, और गाली हम किसको देते हैं? जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, जो पुराने यहाँ रह रहे हैं। तूने 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 आज से 500 साल पहले ऐसे किया था, अब तू बेटा आज पिटेगा। वही अंग्रेजों से कहो ना, उनका फैलाया हुआ रायता है जो आज तक आप समेट नहीं पा रहे हो, आज तक नहीं समेट पाया तुमने। उनने किया ये सब रायता फैलाया, उनने पूरी कृषि भूमि तुम्हारी लूट ली। तुम्हारा एक अंग्रेज अधिकारी का कोट है कि वो कहता था कि वो गंगा नदी का पानी हम ऐसे सोखते हैं और उसको अपनी टेम्स नदी में छोड़ देते हैं। टेम्स लंदन में बहती है। देखो कनेक्ट करना जरा, बंगाल, बंगाल में कौन है? शाह शुजा। शाह शुजा, शाह शुजा 1651 में शाही फरमान के द्वारा क्या की अनुमति देता है? व्यापार की, मुक्त व्यापार की, कुछ पैसे लेके, कुछ 3000, आई थिंक सो 3000 वार्षिक रुपए लेकर के। यहां से अंग्रेजों को यहां पर पावर मिलती है। अंग्रेज धीमे धीमे अपनी पकड़ बढ़ाते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं, कोठियां बनाते हैं, किला बनाते हैं, फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, धीमे 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 काम करना स्टार्ट करते हैं। वहीं जो मुगल सम्राट है वहां पर भी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। औरंगजेब शासक बनने लगता है, जो औरंगजेब है वो शासक बनने लगता है। मैंने आपको औरंगजेब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि एक टाइम पर वह अंग्रेजों को भी, अंग्रेज कुछ ज्यादा बदतमीजी कर देते हैं हुगली में, तो उन पर भगा देता है, उनको खाली करने का आदेश देता है। फिर अंग्रेज फिर माफी मांग लेते हैं कि दद्दा, फिर वो इंतजार करते हैं कि जब बड़े हुए मरन दो फिर बताएंगे तुम्हें। ये स्टोरी मैं बता चुका हूं आपको। चलिए, शाह शुजा के शाही फरमान से अंग्रेजों को वहां व्यापार करने की अनुमति मिलती है, मुक्त। औरंगजेब मर जाता है 1707 में, और औरंगजेब अपने जिंदा रहते एक व्यक्ति को दीवान बनाता है 1700 में, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां एक टैलेंटेड आदमी है, जानकार आदमी है, टैक्सेशन का उसको बहुत नॉलेज है, राजस्व का उसको बहुत नॉलेज है, ठीक। मुर्शिद कुली खां दीवान बनता है, कहाँ का? बंगाल का। अच्छा अब सुनना आराम से, अजीमुस शान सूबेदार है बंगाल का, जिस समय दीवान है मुर्शिद कुली खां बंगाल का। औरंगजेब के मरने के बाद मुर्शिद कुली खां की जो पावर है वो समय के साथ बढ़ती जाती है। मुर्शिद कुली खां क्षेत्र में और अपनी पकड़ बढ़ाता जाता है, और फाइनली मुर्शिद कुली खां स्वयं को 1717 में आजाद घोषित करता है, स्वतंत्र घोषित करता है। अच्छा एक चीज सुनना, एक चीज सुनना, वो पूर्णतः आजाद घोषित, टैक्स दे रहा है मुगलों को, वो टैक्स दे रहा है। और जो 1717 में फर्रुखसियर, वहां का जो फर्रुखसियर है वो मुगलों का बादशाह है। फर्रुखसियर उसको मान्यता दे देता, ठीक है तू भैया टाइम टाइम पे पैसा भेजता रहे और तू चला बंगाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बंगाल का पहला नवाब जो बना वो कौन बना? मुर्शिद कुली खां, जो कि एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। मुर्शिद कुली खां की राजस्व जो शैली है वो थोड़ी सी अच्छी थी, बढ़िया थी, जानकार आदमी था, इसलिए इसको टोडरमल कहते हैं, बंगाल का टोडरमल। अब टोडरमल आपको कनेक्ट हो गया, टोडरमल कौन था? अकबर का नीति वीति बनाने वाला आदमी, ठीक है। तो इसको बंगाल का टोडरमल कहते हैं, किसको? मुर्शिद कुली खां। क्लियर है? अच्छा तो बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब जो है, या बंगाल का नवाब कौन है? मुर्शिद कुली। बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया किसने?
पूरी तरह से नहीं है, लेकिन वो टैक्सेशन वगैरह, टैक्स वगैरह जो टाइम टाइम पे जो राजस्व है, जो पैसा है, वो भेज रहा है। कौन? मुर्शिद कुली। मुर्शिद कुली कहाँ है? मुर्शिद कुली खां का कोई बेटा नहीं है। मुर्शिद कुली खां का कोई बेटा नहीं है, तो उसने अपने दामाद को, शुजाउद्दीन को, किसको? अच्छा, अगर अपन नवाबों की बात करें तो पहला नवाब मुर्शिद कुली खां, ठीक है, क्लियर। 1717 से 1727 तक, ठीक है, 10 साल लगभग ये रहा। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन, इसका दामाद है शुजाउद्दीन। मात्रा वात्रा गलत हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद है सरफराज खान। इसके बाद है अलीवर्दी खां। कौन सा खां? अलीवर्दी खां। इसके बाद है सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला, ठीक है। अब ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखना है ना। सिराजुद्दौला के बाद है मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम। मीर कासिम के बाद मीर जाफर, और फिर दो और हैं। हमको यहां तक देखना है। कहानी है कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट बची है कहानी। कहानी ये है, मुर्शिद कुली खां सबसे पहले राजधानी परिवर्तित करता है, ढाका से राजधानी परिवर्तित करता है मकसूदाबाद। मकसूदाबाद, और उस मकसूदाबाद का नाम बदल करके करता है मुर्शिदाबाद। भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक बड़ा साम्राज्य, एक बड़ा राज्य, एक समृद्ध राज्य, एक कृषि के हिसाब से एक धनाढ़ राज्य, जहां पर मुर्शिद कुली खान ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना, मतलब खुद को स्वतंत्र घोषित करके नवाब घोषित किया। अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लेके गया, और मुर्शिदाबाद को उसने अपनी राजधानी बनाया, ठीक। उसका स्वयं, अच्छा, कृषि में परिवर्तन किया उसने, इजारेदारी प्रथा चालू करी। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा मतलब ठेका, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो एग्रीकल्चर होता है वो। और किसानों को तकावी ऋण देना चालू किया। तकावी ऋण समझते हैं, मतलब कुल मिलाकर के जो आजकल खेती से पहले कुछ पैसा दे देते हैं लोन वाइज, कि लो भैया तुम खेती कर लो। शायद किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, एक तरह से पैसा दे देते हैं, इस पैसे का तुम कृषि में यूज कर लेना, और जब कृषि बिच जाए, जब हो जाए, तो अगले साल उसको जमा कर देना। तकावी ऋण स्टार्ट किया। तकावी ऋण के बारे में कई बार पूछा जाता है कि तकावी ऋण जो है वो क्या है, तो आप बता सकते हैं कि तकावी ऋण जो है वो अग्रिम राशि है जो किसानों को पहले से दी जाती है। अच्छा, शुजाउद्दीन इसका दामाद है, इसका कोई बेटा तो था नहीं, तो शुजाउद्दीन को अगला इसने नवाब घोषित किया। उसके बाद उसका बेटा सरफराज खां शासक बनता है बंगाल का, ठीक। सरफराज खां के समय पर एक अधिकारी होता है अलीवर्दी खां, जो बंगाल का अधिकारी है, ठीक है, शायद दीवान है, एक बार अपन देख, नायब सूबेदार है, नायब सूबेदार है। अलीवर्दी खां टैलेंटेड आदमी है, और हर टैलेंटेड आदमी को यह लगता है कि अयोग्य आदमी ऊपर बैठा है, ये इस लायक नहीं है, मौका मिलेगा तुम जागो पटक के खुद योग्य बन जाएंगे। अलीवर्दी खां इस जुगाड़ में घूमता रहता था। एक दिन उसको वो मौका मिल गया, उसने सरफराज खां को ललकारा एक युद्ध में, और वो युद्ध हुआ गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? देखो, अभी मैं सन वगैरह नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे ज्यादा आपका दिमाग में ज्यादा से ज्यादा डेटा फिट हो जाए। अभी सन तारीख बताने लगूंगा तो तुम्हारा दिमाग जो है वो तारीख और सन पे जाने लगेगा, तो वो मेन बात रह जाएगी, है ना। गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को हरा करके अलीवर्दी खां बंगाल की गद्दी पर बैठ जाता है। क्लियर है? अब शासक कौन है? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां मोस्ट टैलेंटेड आदमी है, ठीक। अलीवर्दी खां के समय पर जो बंगाल है वो दुगनी तेजी से डेवलप होने लगता है, बढ़िया। अच्छा, अलीवर्दी खां जो है वो टैलेंटेड आदमी है, बहुत टैलेंटेड आदमी है। कौन? समृद्ध राज्य बंगाल,
अगर इन सब में अगर टैलेंटेड, अगर सबसे शक्तिशाली कह लो, या मतलब एक तरह का प्रतापी कह लो, या मतलब जिसने डेवलप किया, विकसित किया बंगाल को थोड़ा सा, इन सब से अगर तुलना करें आपस में, तो अलीवर्दी खां का कार्यकाल थोड़ा ठीक है। ठीक। अलीवर्दी खां एक बात कहता था अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों मतलब यूरोपियों के बारे में, कि ये जो लोग हैं ना, ये मधुमक्खी हैं, इनको तुम छेड़ोगे तो तुम्हें काट काट के मार डालेंगी, तो इनको छेड़ो मत, इनसे केवल शहद शहद ले लो, इनको ज्यादा ना छेड़ो ना कुछ करो, इनसे दूर रहो, दूर की दोस्ती भलाई है इससे। ठीक। तो ये समझाता था। किसकी बात हो रही है अभी? अच्छा, अलीवर्दी खां जो है, अलीवर्दी खां अपन बात कर रहे हैं अब किसकी? अलीवर्दी। अच्छा, पहला नवाब कौन है? हाँ, मुर्शिद कुली। उसके बाद सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खां, और सरफराज खां के बाद, क्लियर है? चलो, कम से कम ये तो पता लगा तुमको कि बंगाल का संस्थापक, बंगाल की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में कई सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। आपको पता है, मैं आपको इतने महीनों से पढ़ा रहा हूं, आपको मैंने एक बात समझाई है कि जब ताकतवर आदमी चला जाता है तो कई सारे स्वतंत्र राज्य बन जाते हैं। घर परिवार में भी जब एक व्यक्ति होता है जो पूरे परिवार को बांध के रखे, और अगर वो चला जाए तो उसके बाद परिवार में विखंडन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। वो कहता ज्वाला खेत मेरा, वो कहता ज्वाली मेड़ मेरी, ज्वालो मकान मेरा, और एक दूसरे का मूड पाड़ना चालू। वो कहता मैं राजा, वो कहते मैं राजा। तो ऐसे ही 1707 में जब औरंगजेब मरा तो उसका जो मुगल साम्राज्य जो था वो कई भागों में समय के साथ बढ़ता चला गया, 20 25 30 साल के अंदर ही। तो उनमें से एक राज्य बना कौन सा? बंगाल। क्लियर? चलो वापस आते। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था, और रूल ये कहता था कि भैया बेटा होगा वही शासक बनेगा। इसकी 3 बेटियां थी। पहली बेटी, बढ़िया नाम है, तुम कभी नहीं भूलोगे। देखो, वैसे नाम तो उसका मेहरुन्निसा है, लेकिन मेहरुन्निसा तुम्हें कोई भी किताब में नहीं मिलेगा। आपको एक नाम मिलेगा, घसीटी बेगम। उसकी सबसे बड़ी बेटी है। किसकी सबसे बड़ी बेटी है? अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी बेटी है घसीटी बेगम। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, इसकी 3 बेटियां हैं, इसकी कोई संतान, पुरुष संतान नहीं है। एक बेटी है जिसका नाम है, ओरिजिनल नाम है मेहरुन्निसा, लेकिन उसको घसीटी बेगम के नाम से इतिहास में जाना जाता है। एक है मैमुना बेगम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है अमीनी बेगम। सबसे छोटी बेटी कौन है? होता क्या है, विवाद कहां से स्टार्ट होता है? अच्छा, इसको भी कोई संतान नहीं है। इसका एक बेटा है शौकत जंग, इसका बेटा है सिराजुद्दौला। ए, बातें ना करो, है ना, कंट्रोल। बेटा बातें नहीं करो, है ना, मैं कुछ निकलने वाला था, नहीं। बातें नहीं करते बेटा, है अच्छा नहीं लगता। घसीटी बेगम इनकी सबसे बड़ी बेटी है। मैमुना बेगम जो इनकी मंझली बेटी है। सबसे छोटी बेटी है अमीनी, अमीनी अमीनो ऐसी कुछ है, ऐसे कुछ नाम है उनका, अमीनी बेगम है, जिनका बेटा है सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां को कोई बेटा नहीं है, ये अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है किसको? सिराजुद्दौला को। कहता है कि भाई मैंने इसको उस गोद ले रखा है, और मैं यही अगला राजा यही बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों के पेट में, इन दोनों के पेट में क्या होता है? दर्द होता है ना? इन लोगों का विवाह भी अलग अलग जगह, राज पर वो सूबेदार और थोड़ा बड़े लोगों में
हुआ था तीनों का विवाह, ठीक है, उसमें अपन को नहीं जाना है क्योंकि इतनी जरूरी नहीं है वो बात। अब घसीटी बेगम जो है वो चाह रही है कि नहीं यार, शौकत जंग बनना चाहिए राजा, ठीक। लेकिन राजा घोषित किसको किया गया है? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जब शासक बना अपने नाना के मरने के बाद, तो उसको एक कांटों का ताज मिला है, ठीक। उसको कांटों का ताज मिला है, उसको षड्यंत्र जो है वो षड्यंत्र। और अच्छा, अलीवर्दी खां की मृत्यु का इंतजार कर रहे थे अंग्रेज भी, कि जे मरे तो फिर अपन देखते हैं हिसाब किताब, ठीक। अब होता क्या, अलीवर्दी खां के मरने के बाद अंग्रेज थोड़े से अपनी उद्दंडता खुल के करने लगते हैं, ठीक। एक किला विला बना रहे थे, वो किला बना रहे थे। और बन गया है कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला छोटी सी उम्र में शासक बन गया है। उसकी जब वो शासक बना तो कुछ शायद 17, 18 या 16 ऐसे कुछ उसकी उम्र थी। तो पावर में मतलब थोड़ा गर्म खून है उसका। उसने आदेश पहुंचवाया कि भाई देखो, कासिम बाजार एक जगह थी, कौन सी जगह? कौन सी जगह? जो अंग्रेजों का एक तरह से कह लो एक हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय एक तरह का, वो मेन पावर में वहां पर, कैसा। उसने एक लेटर पहुंचवाया कि देखो ये जो तुम फोर्ट विलियम वगैरह जो तुम बना रहे हो, जो किला विला, उसका काम वाम रोक दो थोड़ा सा, अभी काम रोक दो, अभी ये किला विला तुमको किलेबंदी का कोई अधिकार नहीं है। अंग्रेजों ने कहा बच्चा है तू अभी, है ना, ज्यादा मत बोल। तो सिराजुद्दौला ने कहा अच्छा, बच्चा हूं मैं। वो जा रहा होता है इससे निपटने के लिए वो कहीं जा रहा होता है, क्योंकि इन लोगों को भी चाहिए गद्दी, षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। तो कहता है पहले इससे बाद में निपटूंगा, पहले तुमसे निपट लूं। तो वो क्या करता है, वो 1756 में कासिम बाजार और अंग्रेजों पर हमला करके वहां से उनको फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है। कौन कर लेता है साहब? सिराज उद दौला। अंग्रेज कमजोर होते हैं, अंग्रेज वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेके कहां पहुंचते हैं? एक द्वीप है, फुल्टा द्वीप। अब स्टोरी अगर समझ पाओ तो समझ लेना, अपन तो स्टोरी पढ़ रहे हैं भाई, अपन पढ़ ही नहीं रहे। सिराजुद्दौला शासक बन गया है। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने उसके आदेश की अवहेलना करी, वो अपने ईगो पे ले गया। उसने कहा अभी बताता हूं तुमको, मैं यहाँ का नवाब, तुम मेरी नहीं सुन रहे, ठीक। तो वह वो वहां से कासिम बाजार से अंग्रेजों को खाली कराता है, फोर्ट विलियम का काम रुकवाता है, फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार, अंग्रेज वहां से भागते हैं, बंगाल से भागते हैं, फुल्टा द्वीप जो शायद उड़ीसा के किसी कहीं पास में है, वहां पर वो अंग्रेज जाके शरण लेते हैं, ठीक। फिर अब अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज करेंगे इंतजार, है ना, कुछ महीनों का। अंग्रेज फिर से ताकत इकट्ठी करते हैं, और अंग्रेजों का एक टैलेंटेड आदमी जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। अरे भाई साहब, देखो वो एक अलग बात है, हरामी था, अपने देश के लिए ठीक नहीं था, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर एक थर्ड पर्सन की तरह देखा जाए, एज अ क्लर्क भर्ती होने वाला आदमी, एज अ क्लर्क भर्ती हुआ था सेना में, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचा। रॉबर्ट क्लाइव और एक आदमी और, वाटसन। लेकिन आप इसको याद रखो, रॉबर्ट क्लाइव को, इन दोनों के नेतृत्व में अंग्रेज वापस बंगाल पहुंचते हैं कुछ महीनों बाद, ठीक। और वापस पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना जो किला था उसको क्या लिया जाता है? वापस लिया जाता है, ठीक। और वापस लेने के बाद फरवरी 1757 में एक संधि होती है। अभी पूरे लेक्चर को मैं संक्षिप्त में आपको पूरा बता दूंगा तो आपको 80-90% जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर संधि करता है रॉबर्ट क्लाइव, अली नगर की संधि। किसके साथ? किसके साथ? सिराज उद दौला। नाम क्या है इस आदमी का? सिराज उद दौला। सिराज उद दौला के साथ शायद 9 फरवरी 1757 को एक संधि होती है जिसको अपन कहते हैं अली नगर की संधि। अच्छा, एक चीज बीच में रह गई, एक क्वेश्चन, एक घटना है, ब्लैक होल की घटना। कौन सी घटना? कौन सी? कौन सी? कौन सी? ब्लैक होल। एक अंग्रेज लेखक है जिसका नाम है हालवेल। एक अंग्रेज है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है?
मैं आपको बता रहा हूं काल कोठरी की घटना, जिसको अपन ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं। इसके बारे में दुनिया को बताया हालवेल ने, और कई कहते हैं कि ये साला झूठा आदमी है, कि ये झूठा है। कई लेखक कहते हैं झूठा है, इसने अंग्रेजों को थोड़ा वो सिराजुद्दौला को अत्याचारी दिखाने के लिए घटना करी। अपन को क्या करना, झूठा है सच्चा है, आपने तो एग्जाम में आए तो टिक कर देना। यह घटना के बारे में बताया जाता है, तारीख है 20 जून 1756। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई? ब्लैक होल की घटना कब हुई? ब्लैक होल की घटना कब हुई? हालवेल ये कहता है कि जब उसने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर अधिकार किया तो उसने क्या किया, उसने एक बहुत छोटे से हॉल में, बहुत छोटे से हॉल में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। कितनों को? आई थिंक उसकी लंबाई, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत हूं तो एक बार सही कर लेना, शायद 18 फुट ऐसे लंबा और 14 फीट ऐसे कुछ चौड़ा, ऐसे कुछ था शायद, या और कम हो, आई थिंक सो। वो आप चेक कर लेना एक बार, या मैं बता दूंगा कल आकर के, वो डाटा मैं भूल रहा हूं। तो एक छोटे से हॉल में 146 अंग्रेजों को उसने बंद कर दिया। और बताता है हालवेल कि अगली सुबह जब खोला गया उस हॉल के दरवाजे को तो 123 मर चुके थे घुटन से। तो इस घटना को अपन इतिहास में जानते हैं किस घटना के नाम से? काल कोठरी की घटना के नाम से। किस नाम से जानते हैं भैया? लेकिन कई लेखक कहते हैं कि यह सब क्या है, ये सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है और केवल झूठ है। लेकिन अपने को क्या लेना देना झूठ है कि सही है, अपने को तो ये लगाना है ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला किसने बताई? हालवेल ने। 146 अंग्रेजों को बंद किया, जिसमें से 123 मृत पाए गए। क्लियर है? अच्छा, ये रह गया था बीच में। अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि में देखो, अंग्रेज बहुत, उनको तुमसे कोई प्रेम मोहब्बत नहीं थी कि वो तुम्हारे बारे में सोचें कि तुम्हें रोटी मिल रही है नहीं मिल रही। वो उनका केवल एक ही काम था कि अपना फायदा कैसे हो। संधि वो करते ही इसलिए थे कि आगे जाकर तोड़ी जा सके, कि वादा करते ही इसलिए थे कि आगे जाकर के तोड़ा जा सके। अलीनगर की संधि उन्होंने कर ली, किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कब करी अलीनगर की संधि? सत्तावन। ठीक। और अच्छा, और खुफिया संधियां भी करी उनने अलग अलग लोगों से। कुछ नाम तुम्हें जरूरत पड़ेगी नामों की। एक तो नाम वही जो तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। कौन सी बेगम? घसीटी बेगम को सिराजुद्दौला ने नजरबंद कर दिया था कि तू मौसी, तू यहीं रह, तू महल में रह, खा पी, ज्यादा टेंशन देवी की जरूरत नहीं है। और उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव ने अगर उससे समझौता किया होगा तो क्या कहा होगा? क्या समझौता किया होगा बताओ? हम दिलाएंगे तुम्हें सम्मान। बताओ, ऐसा कर दिया, वो भी मौसी के साथ। मौसी तो माँ समान होती है। तो घसीटी बेगम ने कहा होगा बताओ भाई साहब, ऐसे कौन करता है बताओ, कोई करता है क्या? तो घसीटी बेगम उनके बातों में शौकत जंग को कहा कि सुन भाई, असली नवाब तो तू ही है, असली नवाब तो तू ही है, वो तो कुछ है ही नहीं, तुझे हम नवाब बनाएंगे। अंग्रेजों की एक बड़ी अच्छी खासियत थी, वो सबको राजा बनाते थे कि तू तू राजा, तू तो बस हमारे पास आ। सिराजुद्दौला का एक मेन सेनापति आदमी था मीर जाफर, जिसको ये लगता था कि सिराजुद्दौला में तो टैलेंट, असली टैलेंट तो मेरे पास है, मैं चला रहा हूं पूरा राज्य। तो मीर जाफर को बुलाया रॉबर्ट क्लाइव ने। उसने कहा क्या करना है तेरे को? उसने राजा बनना है। मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, टेंशन को ले रहा है? अच्छा।
वहां का सबसे बड़ा आदमी जगत सेठ। जगत सेठ जो था वो बैंकर था, पैसे वाला। तो जो सिराजुद्दौला की पॉलिसी से परेशान था, तो उसको भी अपने अंडर में मिला लिया। ठीक। एक दूसरा आदमी अमी चंद, उसको भी अपने अंडर में मिला लिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव, चतुर भेड़िया, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। आपसे पूछा जाता है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का जो फाउंडेशन स्टोन किसने रखा, तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक। ऐसा पूरा षड्यंत्र करके, पूरा षड्यंत्र करके फिर सिराजुद्दौला से कहा रॉबर्ट क्लाइव में कि आजा भैया। सिराजुद्दौला ने कहा कहाँ आजा? कि आजा। तो उसने बोला कहाँ? कि आजा प्लासी के मैदान में। कह रहे क्यों? कह रहे देख लेते हैं किसमें कितना है दम। बेचारा सिराजुद्दौला अपने मीर जाफर मेन सेनापति उसका, अब उसे नहीं मालूम कि सेनापति गद्दार है। 23 जून 1757, तारीख कितनी? 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसको आप प्लासी का युद्ध के नाम से जानते हैं। एक वो युद्ध था ही नहीं वैसे, अगर देखा जाए बेसिकली युद्ध क्या होता है? आमने सामने की लड़ाई। तुम आगे सब आदमी पहले ही तुमने बटोल लिए, वो बेचारा घोड़े पे अलग अलग अकेला दौड़ा चला जा रहा है, देख रहा है पीछे सेना, अरे पीछे की सेना की तो भाग गई। मीर जाफर कह रहा रुके रहो, चल रहे अभी, चल रहे अपन, चल रहे। अच्छा, शौकत जंग को ये निपटा चुका है। शौकत जंग को सिराजुद्दौला मार चुका है एक युद्ध में, मनिहारी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? शौकत जंग को पहले उसने कहा कि इसको, मनिहारी के युद्ध में वो हार चुका है, शौकत जंग वो मर चुका है। प्लासी का युद्ध एक युद्ध ना होकर के एक षड्यंत्र था। प्लासी का युद्ध प्लासी के मैदान में, भागीरथी नदी के किनारे, बंगाल में लड़ा गया। और वह युद्ध एक युद्ध ना होकर के क्या था? केवल षड्यंत्र। उसके 2 हिंदू सेनापति युद्ध के मैदान में मारे गए। ठीक। युद्ध करते हुए उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। मीर जाफर पहले से ही बिक चुका था अंग्रेजों के हाथों, क्योंकि उसको नवाब बनना था। क्लियर है? और सबको पता है वो युद्ध हार गया सिराजुद्दौला, और बाद में मारा गया, बाद में उसको मार दिया गया। मीर जाफर ने उसको गलत गलत इनपुट्स दिए, गलत गलत चीजें। अब एक तो किताब ये लिखती है कि उसके संग ऐसा किया, पानी का मौसम था, है ना? अब पानी का मौसम है तो बारूद बारूद है, उसको ढक्के रखेंगे नहीं रखेंगे, है? लेकिन मीर जाफर तो पहले से फील्डिंग सेट करके बैठा उसकी, तो उसने उस बारूद पे त्रिपाली नहीं डाली कि भींजान दो, भींजान दो। तो कछु पानी बरस गया, सो उसका बारूद गीला हो गया, तो कहां से तोपें चलाए? अंग्रेज तो पूरी तैयारी से आए थे, और जबकि सेना इसकी हजारों में थी। किसकी? सिराजुद्दौला की। लेकिन वो युद्ध हार गया। युद्ध कहां था? वो तो एक धोखा था, अपनों ने ही दिया धोखा, है? वो कौन सा था? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। लेकिन आजकल के बच्चे कह देते हैं तो काहे गए जहां पानी कम था। हमने कही तुमसे, देख नहीं पा रहे थे पहले पानी कम है कि ज्यादा है। सिराजुद्दौला मारा गया। अब कहानी शिफ्ट कहां हो गई? मीर जाफर पे। अच्छा, इन घसीटी बेगम को और उसकी जो उसकी मां थी अमीनी बेगम, सिराजुद्दौला की मां, ये इन फ्यूचर में कोई दिक्कत खड़ी ना करें। लोगों को मारते क्यों थे, क्यों मार देते थे सभी राजवंश? क्योंकि ये दिक्कत खड़ा ना करें आगे चल के। इन दोनों को गंगा नदी में फेंक के निपटा दिया, डुबो दिया। इनको ले गए, कह रहे होंगे चलो 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 मौसी तुम्हें ले चले, तुम्हें तीरथ करा लाए। दोनों को स्वाहा। अंग्रेजों का रास्ता एकदम साफ। प्लासी का युद्ध का एक परिणाम ये कि प्लासी के बाद अंग्रेज बहुत पावरफुल हो गए।
क्योंकि पावर आती है बेटा कहां से, इससे आती है। समृद्ध राज उनको मिल गया। और ऐसा कह सकते हैं कि उस जमाने में बंगाल थोड़ा सा ठीक राज्य हुआ करता था। एक तरह से कह सकते हैं कि बंगाल पर कब्जा तो भारत के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा। अंग्रेजों के पास पहले से मद्रास था ही, अब उनको बंगाल भी मिल गया, अब वो पावरफुल हैं। अब मीर जाफर उनका वो बन गया, पपेट, गुलाम, नवाब। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज हर बात के लिए उससे पैसा मांग रहे हैं। अगर यूं कह देंगे अपन तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अंग्रेजों को 10 रुपए की चाय भी पीनी है तो मीर जाफर के पास पहुंच गए, ला भैया 10 का नोट दे। और जबकि मीर जाफर ने नवाब बनते ही बहुत सारे उपहार, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे टैक्सेशन में छूट, बहुत सारे अधिकार किसको दिए, अंग्रेजों। अब वो अधिकारों के बारे में अपन लिखेंगे, बहुत सारे अधिकार दिए, फ्री में व्यापार करने की पावर दे दी, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से रूल बनाए, खजाना खाली हो गया। कब तक दोगे पैसा, जब तक होगा। अब ससुर पैसे ही नहीं है, कहां से दोगे, गर्दन काट के तो दो नहीं दोगे। अब अंग्रेजों को लगा कि मीर जाफर ज्यादा उड़ रहा है, ये अब सुन नहीं रहा ज्यादा। अब वो कहां से लाके पैसा दे, वो परेशान हो गया कि कचू पैसा, खजाना खाली है, कहां से देंगे पैसा। तो इनने क्या किया, अब इसकी फील्डिंग सेट करते हैं। मीर जाफर को निपटाया तो नहीं, उसकी जगह मीर कासिम को शासक बना दिया। लेकिन मीर का अच्छा, ये थोड़ा सा अंग्रेजों को गलत उन्होंने आकलन कर लिया। इसीलिए देखो, पहला नवाब मुर्शिद कुली, दूसरा सुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज, उसके बाद अलीवर्दी, टैलेंटेड आदमी है, कह रहा है मधुमक्खी है, इन्हें मत छेड़ो खा जाएंगी। उसका कोई बेटा नहीं, सिराजुद्दौला। मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, फिर से आएगा मीर जाफर। मीर कासिम को इनने नवाब बना दिया। अब मीर कासिम जो है वो बुद्धि का तेज आदमी है, ठीक। अब वो अंग्रेजों के कुछ महीनों तक तो चला हिसाब से, तो उसने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। उसने क्या किया, उसने खुद से फैसले लेने स्टार्ट कर दिए। पहला तो उसने एक फैसला ये दिया कि देखो भाई, टैक्स तो सबको देना पड़ेगा। जो इंडियन, जो भारतीय मूल के व्यापारी हैं, जितना पैसा वो दे रहे हैं उतना पैसा आपको भी देना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है, इतना तो चलो देखते हैं। दूसरा उसने क्या किया, उसने राजधानी परिवर्तन कर दिया, ठीक। खुद से फैसला, अंग्रेजों से पूछ ही नहीं रहा, बना किसके दम पर है, सुन ही नहीं रहा अंग्रेजों की, वो कह रहा हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। तीसरा क्या किया उसने, उसने एक बंदूक की फैक्ट्री लगा दी साहब। बंदूक की फैक्ट्री समझते हो, उसने मुंगेर में, ऐसा एक फैक्ट है, तोड़दार बंदूक की फैक्ट्री लगा दी। अंग्रेज कह रहे हैं यार ये आदमी तो बिल्कुल ही एकदम, हमने इसे राजा बनाया, सुन भी नहीं रहा, चक्कर क्या है। तो अंग्रेजों ने कहा इससे अच्छा तो अपना पुराना ही वाला ठीक था। अच्छा, अगर अपन टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड है इसका 1760 से 63 तक। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 प्लासी में खत्म, वो 1757 से 1760। फिर मीर कासिम को अपदस्थ करने की योजना अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो अपना सब कुछ सेट साट कर करके चला गया है, फिर वापस आएगा दोबारा। अब मीर कासिम क्या आसानी से जाने देगा गद्दी अपनी, वो टैलेंटेड है। जब वो बंदूक की फैक्ट्री खोल रहा है, राजधानी परिवर्तित, अच्छा राजधानी कहां ले गया ये राजधानी ले गया मुंगेर, और मुंगेर में ही इसने बंदूक बनाने की फैक्ट्री स्टेबल कर दी। अब किसको हटा दिया गया, मीर कासिम को पद से हटा दिया गया। अच्छा, तो अभी तक की कहानी क्या है बताओ जरा फटाफट से।
बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन है? हैं? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद कौन बनता है? सुजाउद्दीन। उसके बाद कौन बनता है? हैं? सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच कौन सा युद्ध है? गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध है? गिरिया का युद्ध। ठीक। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां शासक बनता है। अलीवर्दी खां कौन किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है? सुराजुद्दौला को। सुराजुद्दौला कौन से युद्ध में हार जाता है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है? कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आए 23 जून 1770। प्लासी वर्तमान में आपको कहां मिलेगा? बंगाल में। बंगाल जो अपने भारत के पास जो बंगाल है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? पश्चिम बंगाल के। बाकी तो बांग्लादेश बन गया। पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है? ममता बनर्जी। तुम कहे सर सीएम कहां से आ गया बीच में? आ जाएगा वो आएगा। ममता बनर्जी कौन सी पार्टी से? ममता बनर्जी, हाँ, तृणमूल कांग्रेस है ना। अब इस बार चुनाव है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चुनाव है अभी, शायद अप्रैल में या ऐसे कुछ में है। कल एक न्यूज आ रही थी, वहां रामनवमी का त्योहार मनता है बढ़िया। तो रामनवमी के त्योहार के लिए राम जी की मूर्ति कलाकार बना रहे थे। तो न्यूज ये चल रही थी कि नहीं, असामाजिक तत्वों के द्वारा राम जी का जो सर है वो तोड़ दिया गया। जिले में तनाव की स्थिति। चुनाव है, इस देश के नेता इस देश की जनता को समझते हैं एकदम निराट। अब तुम समझ जाना, मैं आगे नहीं बोलूंगा। अब चुनाव है, राम जी की मूर्ति का सर इसलिए तोड़ दिया गया है। अब वहां क्या होगा? वहां होंगी रैली और ये होगा वो हो गया, देखो ऐसा हो गया, देखो वैसा हो गया। अब किसने तोड़ा? असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। न्यूज ये थी। कौन ने तोड़ा, कैसे तोड़ा? क्या पैसा दे करके तो नहीं तोड़वा दिया कि ले 10 लाख रुपया तू तो ऐसे कर दे? क्योंकि अपने यहाँ ये सब चलता ही है ना। वो एक अलग बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी जहां जहां थोड़ा सा माहौल बिगड़े तो वहां पता करना कि वहां चुनाव तो नहीं है कहीं। तो चुनाव। वापस लौटते हैं बंगाल पे। सिराजुद्दौला युद्ध हार चुका है, प्लासी का युद्ध हो चुका है। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर शासक बनता है। मीर जाफर उनका पपेट है, मीर जाफर उनके अनुसार काम करता है। फिर अंग्रेजों को लगता है ये अपने अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो किसको शासक बनाते हैं? मीर कासिम को वहां का शासक नियुक्त करते हैं। और मीर कासिम से तो वो और ज्यादा परेशान करते हैं, हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार पहले वाली ठीक था। फिर वापस से वो मीर जाफर को शासक बना देते हैं। फिर मीर जाफर जो है वो दोबारा से 2 साल के लिए ऑफिशियली नवाब रहता है। लेकिन इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मीर कासिम है वो आसानी से गद्दी नहीं छोड़ता है। वह क्या करता है? वह एक संघ बनाता है। संघ बनाता है, एक मुगल बादशाह उसके साथ होता है और अवध का नवाब उसके साथ होता है, और वह खुद उसमें होता है। ये 3 लोगों का गुट। और इस तरफ होते हैं कौन? अंग्रेज होते हैं। ठीक है साहब। युद्ध होता है अक्टूबर के महीने में 1764। मैदान है बक्सर। बक्सर के मैदान में लड़ाई होती है सीधी। ये कोई षड्यंत्र युद्ध नहीं था। बक्सर के मैदान में लड़ाई होती है। उस लड़ाई में ये संघ जो है वो हार जाता है, और हारने के बाद यह स्टाम्प पे मोहर लग जाती है कि इस देश के अगले शासक अब अंग्रेज हैं। ऑफिशियली वो जीत जाते हैं। बक्सर के युद्ध में इन तीनों का जो ग्रुप है वो हारता है बुरी तरह। अच्छा है, मेन आदमी कौन है? बंगाल का नवाब। इकट्ठा करके कौन को लाया था? मेन लड़ाई किससे है? तो तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और तेरे संग जो बड़ी अम्मा बन के आई थी संग में लड़वे, इनसे हम अपने हिसाब से निपटेंगे। ठीक। तो मीर कासिम को तो बाद में निपटा दिया जाता है,
मीर कासिम। इनसे कहता है, इनसे मिलते हैं अंग्रेज, इनसे कहते हैं हाँ भाई बताओ, तुम आए थे दादा बन के, अब बताओ क्या किया जाए। अच्छा, युद्ध कब हो रहा है भैया? अक्टूबर 1764। कौन सा युद्ध हो रहा है? अच्छा, बंगाल से रिलेटेड दो युद्ध कौन कौन से? प्लासी और बक्सर, जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को एक तरह से स्थायित्व दिया भारत के अंदर। अच्छा, ये युद्ध हुआ कब था? अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1700 प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1700 प्लासी किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ये किस किस के बीच हो रहा है? मीर कासिम और अंग्रेज। मीर कासिम के दो दोस्त और आ गए लड़ने, अब भाई अपन निपटाएंगे इनको, क्योंकि वो भी परेशान है थोड़े थोड़े कहीं, लेकिन ये तीनों का जो जुगुट है वो हार जाता है। अब हार गए तो मीर कासिम तो गया, मीर कासिम के पास तो कुछ भी है ही नहीं। अच्छा, इन दोनों को बुलाया जाता है, आओ भैया आओ। कहते हैं ठीक है, अब तुम हार गए हो, तुम अगर लड़ाई में हार जाओ तो तुम जो जीत गया है, तो जो कॉम्प्रोमाइज की जो नियम है वो कौन तय करेगा? जीतने वाला। अच्छा, इंपोर्टेंट है, कौन सी संधि होती है? कौन सी संधि? कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। एक होती है 12 अगस्त को और एक होती है 16 अगस्त को। दो लोग है ना, और सन है 1765। 12 अगस्त वाली जो होती है वो होती है मुगल बादशाह के साथ। मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। और अवध का नवाब कौन है? शुजाऊ सुजाऊ उद्दौला। अपन अवध पढ़ेंगे इसके बाद, बंगाल के बाद अवध। ठीक, क्या हुआ होगा इस संधि में? क्या हुआ? कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग। अंग्रेजों की अगर हम संधि पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो वो क्षेत्र ले लेते हैं कुछ, कि भैया ये क्षेत्र दे दे, और जो हमने युद्ध लड़ा है उसका पैसा दे दे, तेरे से ही लेंगे, हमारा नुकसान हो गया। उसने कहा ठीक है साहब, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम देंगे पैसा। इलाहाबाद की संधि में उसने शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से पैसा भी लिया, क्षेत्र भी लिए, और जो शाह आलम द्वितीय है वो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। जो मैंने आपको शाह आलम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया। फिर बाद में इनके चंगुल से मराठा उनको उसको निकालने की कोशिश, शाह आलम को, कि हम निकाल रहे हैं, तू उनका नहीं, तू हमारा पेंशन भोगी बन। वो तो बेचारा, हाउ ठीक है साहब तुम आए, हाउ ठीक। तो क्या अभी तक क्या समझा अपन ने बंगाल में पूरा? अगर कम उसको वो करें तो, संक्षिप्त में पढ़ें तो मेन मेन चीजें। अच्छा, संधि कितनी है? दो संधि है। कौन कौन सी? कौन कौन सी संधि है? अलीनगर, ठीक, किस किस के बीच? सिराज और अंग्रेज, यही तो है। दूसरी संधि कौन कौन सी है? इलाहाबाद। इलाहाबाद ये कब हो रही है? अगस्त के महीने में। कब हो रही है? 1765। क्लियर? किस किस के बीच? शाह आलम और सुजाऊ सुजाउद्दौला, दो संधि हैं। अच्छा, युद्ध कितने हैं बंगाल में? दो। कौन कौन से? प्लासी और बक्सर, जिन्होंने भारत में अंग्रेजों की सत्ता को एक प्रमाण पत्र दे दिया कि भाई अंग्रेज करेंगे शासन। अच्छा, प्लासी कब हुआ था और बक्सर कब हुआ था? अच्छा, बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किसने किया था? किसने? मुर्शिद कुली खान। पहला शासक मुर्शिद कुली, दूसरा शासक सुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज, चौथा अलीवर्दी। अलीवर्दी के बाद उसका जो बेटी का बेटा, कौन? सिराज
उद्दौला। सिराजुद्दौला से कहानी परिवर्तित होती है। अच्छा, सिराजुद्दौला के समय की प्रमुख घटना कौन सी? कौन सी? कौन सी? ब्लैक होल कब हुई थी? हमको केवल कीवर्ड कीवर्ड याद करने हैं। हमारा टॉपिक खत्म है। 80% वनडे एग्जाम में यहीं से आता है। कितने अंग्रेज मर गए थे? हाँ, कौन बता रहा था ये? हालवेल। कौन बता रहा था? क्लियर है क्या? अच्छा, मुर्शिद कुली का जब शासक बना तो उसने राजधानी किसको बनाया? मुर्शिदाबाद। राजधानी था, ठीक है। अच्छा, राजधानी अगर इधर देखो, बंगाल की राजधानी की बात करें तो ढाका, फिर कौन सी? मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। दैट्स इट, खत्म। हमको प्रमुख तौर पर मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर तक पता होना चाहिए। हालांकि उसके बाद निजामुद्दौला एक शासक बनता है, उसके बाद एक और शासक रहता है कोई। बंगाल समाप्त। कम से कम कुछ बुद्धि में घुसा तुम्हारे? अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताओ, बिना देखे बताना। 22 अक्टूबर। बहुत बढ़िया। किन किन के बीच में? अंग्रेजों और मीर कासिम। लेकिन उसके दो दोस्त, शाह आलम और सुजाउद्दौला, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। मीर कासिम तो मर जाता है बाद में, लेकिन इन दोनों के साथ क्या होती है भैया? संधि। कौन सी संधि? कौन से महीने में? एक होती है 12 अगस्त को और एक होती है 16 अगस्त को। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? हाँ, तो लिख लो फटाफट से। वैसे तुम सोच रहे हो कि अरे सर अब तो इतना सब कुछ याद हो चुका है, हम तो इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि सब कुछ याद है, अभी पूछ लो आप हमसे, लिखाने की क्या ही जरूरत है। कल भूल जाएंगे। कल करोगे तुम गजनी की तरह है। गजनी के रिश्तेदार हो तुम लोग। अरे गजनी आमिर खान वाला गजनी, वाला गजनी नहीं, आमिर खान वाला। समझ गए थे तुम लोग? हाँ। बंगाल टॉपिक का नाम कल क्या लिखवा दिया था ये कुछ? लिखो लिखो लिखो, दोबारा लिख लो। 1651 में शाह सुजा, 1651 में शाह सुजा ने, 1651 में शाह सुजा ने अंग्रेजों को शाही फरमान के माध्यम से या शाही फरमान के द्वारा, अंग्रेजों को शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को शाही फरमान के द्वारा बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी, अनुमति दी। नेक्स्ट, 1698 में, 1698 में, 1698 में अंग्रेजों ने, 1698 में अंग्रेजों ने, अंग्रेजों में, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने सुतानती, 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 गोविंदपुर, कालीकाता की जमींदारी ले ली, और जमींदारी ले ली और कलकत्ता नामक, कलकत्ता नामक, कलकत्ता नामक क्या लिखेंगे? शहर। कलकत्ता नामक नगर की स्थापना की या शहर की स्थापना की।
कुछ पैसे पर इसकी जिम्मेदारी ली थी, शायद 1200 रुपए कुछ पैसे थे वार्षिक उस टाइम पे। 3 गांव की जिम्मेदारी ले ली। ठीक, किससे ली होगी? सूबेदार से। कौन था बंगाल का सूबेदार? अजीमुस्सान। कौन था? अजीमुस्सान। दीवान था वो भी कब बना था 1700 में? कौन? मुर्शिद कुली खां। अजीमुस्सान से 3 गांव की जिम्मेदारी ली और एक नगर बसाया, कौन सा? कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता का वास्तुकार कहा जाता है एक व्यक्ति को, कलकत्ता का वास्तुकार एक व्यक्ति को कहा जाता है, तो कोई है जो बता सकता है कलकत्ता का वास्तुकार कौन था? हाँ भाई, सिद्धांत चतुर्वेदी। अरे तुम्हें नहीं देखना होता है कौन है। और कोई महिला शक्ति में से? नवदुर्गा चल नहीं बेटा, है? नहीं बताओगे? याद नहीं आ रहा? कलकत्ता का जो वास्तुकार था वो था जॉब चार्नोक करके। ये कलकत्ता का वास्तुकार है, पता होना चाहिए। क्लियर? चल, तो ये इतना अपन ने पढ़ लिया। ठीक, ये अपन ने कलकत्ता स्थापना कर ली। कलकत्ता आगे चल के बड़ा शहर आज भी है वो शहर ना, 3 गांव की जिम्मेदारी लेकर के वो स्थापना करी गई थी। आगे लिखना, बंगाल के दीवान, बंगाल का दीवान 1700 में मुर्शिद कुली खां को बनाया गया। बंगाल का दीवान 1700 में मुर्शिद कुली खां को बनाया गया, जिसने, या जिसे, ऐसे लिखो, जिसे बंगाल का टोडरमल कहते हैं, 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 जिसने औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जिसने औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जिसने औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। ऐसे लिखना, मृत्यु के बाद 1717 में, 1717 में स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। और वहीं उसका कार्यकाल लिख देना, 1717 से 1727। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश में है आजकल। कहां पर है? बांग्लादेश में। कौन है बांग्लादेश का पीएम? कौन है? कौन है? बांग्लादेश का पीएम कौन है? अब मैं कुछ कह नहीं रहा बेटा। क्यों नहीं कह रहा, तुम समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं। मुर्शिदाबाद जो है वो बांग्लादेश में है, ठीक है। मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद है, आई थिंक, क्या नाम है उसका, अटारा मस्जिद। उसकी सीढ़ियों के नीचे ये दफन है। इसकी इच्छा थी कि मुझे, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफनाया जाए। तो लोगों ने उसकी इच्छा पूरी करी, है ना। तो मुर्शिदाबाद लिखना। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद को बनाया। ओरिजिनली मकसूदाबाद को बनाया था, जिसका नाम चेंज किया इसने और रखा क्या? मुर्शिदाबाद। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद को बनाया। मकसूदाबाद के बगल से लिख देना मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद आ जाए, मकसूदाबाद आ जाए, एक ही बात है। बंगाल में इजारेदारी प्रथा, बंगाल में इजारेदारी प्रथा और तकाबी ऋण, बंगाल में इजारेदारी प्रथा और तकाबी ऋण को प्रारंभ किया या लागू किया, कुछ भी,
या शुरुआत की, कुछ भी। नेक्स्ट, इसके बाद इसका दामाद, इसके बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना 1727 से 1739। 1727 से 1727 से 1739। ठीक। 1739 में इसका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। सरफराज खां, सरफराज खां के बगल से कोष्टक बना के लिखना 1739 से 40। सरफराज खां बंगाल का नवाब बना, जिसे 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 1740 में, जिसे 1740 में गिरिया के युद्ध में, 1740 में गिरिया के युद्ध में हराकर अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के बगल से कितना टाइम पीरियड लिखोगे? 1740 से 1756। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। क्लियर है? कल मिलेंगे आप लोगों से। लिखाने का काम है, कल कर देंगे। तुम्हें मैं पीडीएफ वीडीएफ बना करके, नोट्स बना करके दे सकता हूं, उसमें कोई दौरा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे क्षेत्र के बच्चे कैसे हैं, हमारे मोड़ी मोड़ा कैसे हैं। हमारे मोड़ी मोड़ा ऐसे हैं कि इनके मोबाइल में पीडीएफ पहुंच जाए तो बस वो मोबाइल में ही रहेगी। कम से कम लला लिखोगे तो ना 2-4 लाइन तुम्हें याद तो होंगी, लला और ललो। तुम्हें अगर पीडीएफ बना के दे दी जाए, चित्र मैं कह रहा हूं अलीवर्दी खां का फोटो लगा के दे दूं मैं, तो तुम भाई फोटो नहीं देखोगे। लेकिन जब तुम लिख रहे हो तो लला 4-6 बातें तुम्हें कम से कम बुद्धि में जा रही होंगी, है ना। चलो कल मिलते हैं तुम लोगों से। मेरा राम की कृपा से। ए कमल किशोर चंदेरिया, सब काम हो रहा। बेटा 1 सेकंड बेटा, बस